नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने मनाया काला दिवस। नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनसीबी का बड़ा कदम, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। केंद्रीय विद्यालय में बस सेवा बंद होने से नाराज अभिभावकों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। बारिश के मौसम में खुले पड़े तार बने खतरा। तीस बार रक्तदान कर चुके मोहिन खान को सीएमओ ने किया सम्मानित। दूषित पानी सप्लाई को लेकर जमालपुर के ग्रामीणों में रोष, जलघर को जड़ा ताला। और अब खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस दौरान विपक्ष के नेताओं एवं नागरिकों को जेलों में भर दिया गया था। इसी के विरोध में हर वर्ष 25 जून को देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में पंचायत भवन में आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बतौर मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, सांसद धर्मवीर सिंह व महेंद्रगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष दयाराम यादव पहुंचे। कार्यक्रम में मंच का संचालित पंडित रवि महिमैया ने विशाल जीत सिंह ने किया। भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने 25 जून 1975 को शरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपकर लोगों को जेल में भरने का काम किया था तथा अनेक लोगों को प्रताड़ित किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में कभी भी विश्वास नहीं रखा तथा अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हद तक आमजन का शोषण किया। उन्होंने कहा कि इस काले दिवस मनाने का उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ आमजन द्वारा लड़ी गई लड़ाई की गाथा को बयां करना है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सिर्फ भाजपा जनता पार्टी की सरकार ही आम नागरिकों के हितों व अधिकारों की सही तरह से देखभाल करती है। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय जेल में गए लोगों के परिवार वालों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ये मेरा भारत 140 करोड़ की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र का जो गला घोटेगा, जनता उसका गला घोट देगा। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं। जिस तरह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, जनता उससे पूछना चाहती है, जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, एक देश में दो झंडे क्यों, दो विधान क्यों? इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ने एक परिवारवाद की राजनीति की वजह से देश के आजादी के 75 साल में 50-60 साल का राज उनका रहा है, उन्होंने लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रखा। उसी बीच में अभी हमारे महबूब नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता सोच, विशेष कांग्रेस परिवार, उसी बीच में उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 24 जून रात को 12 बजे बाद देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा। विशेष रूप से आपके ऊपर भी आज आपने दैनिक ट्रिब्यून की फ्रंट पड़ी होगी ऊपर, इस तरह उन लोगों के ऊपर अत्याचार, उन पर दबाव और पूरे जो आपकी कलम में लेखनी है, खुली स्वतंत्रता है, उसके ऊपर भी बैन, लोकतंत्र का गला घोटा। जो भारत का चौथा पावा है पत्रकार, उनको भी रोका, जेलों में डाला। इसलिए कांग्रेस उसी विचारधारा से लोकतंत्र का गला घोटने वाली, विश्वास करने वाले। मैंने कहा कि आज भी राहुल गांधी वही कहते हैं, चुनाव जीत जाओ तो ठीक, हार जाओ तो चुनाव योग पे आरोप। बिहार में जाकर महाराष्ट्र की
चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर विश्वास न करना, उसको पता है कि बिहार जीतूंगा नहीं, इसलिए वहाँ पर भी ऐसी उन्होंने बात छेड़ी, चुनाव योग ने। आओ बताओ हमें सबूत है। ये कांग्रेस जो वर्तमान में जो एक परिवारवाद के 50 साल से ऊपर सत्ता में जो बैठे रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैंने अभी आपको बताया भी है 7 बार तो पंडित जवाहरलाल ने स्टेटों को भंग किया है, राष्ट्रपति शासन श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कई बार चुनी हुई जनता द्वारा सरकारों को भंग किया। इस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं तो जनता को क्या सीख क्या मिलती? जनता को विश्वास करना चाहिए लोकतंत्र में, उसका अधिकार है वोट डालने का, वोट डाले, जो अच्छा लगे उसमें डाले, कोई दबाव नहीं। मैं आज की युवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा, खास तौर से, जो उन्होंने उनके समय देखा नहीं था, जो आज 50 साल हो गए, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी। आज हमें कहना चाहिए जो उस समय के कांग्रेस ने कल्चर, जो आज भी उसी धड़े पे चली हुई कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय बांटना। मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हो गया तो वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी, 370 लगाने की जरूरत क्या थी। देखिए, आज हमारे भिवानी में माननीय मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें को संबोधित भी किया कि आपातकाल की स्थिति में कितने बुजुर्ग इस वर्ग से धार गए, कुछ लोग जीवित हैं, उनको हमने सम्मानित किया। कांग्रेस राज में कैसे इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल किया गया। रात्रि 24 जून को ही सभी अखबार के माध्यम से आप भी न्यूज बनाते हैं, अखबारों में न्यूज नहीं छपने दी गई, बुजुर्गों पर अत्याचार किया गया, जेलों में रखा गया, उनको खाना पीना नहीं दिया गया, एक त्रासदी की गई। इसलिए राज के लालच में कांग्रेस को क्या चाहिए, राज की भूखी कांग्रेस सब कुछ बोल चुकी थी कि वोट तो पब्लिक नहीं देना है। अगर पब्लिक को ऐसा तंग करोगे तो पब्लिक कैसे वोट देगी। उनको कितने महीने भूखा पैसा रखा गया, उनको कितना पीड़ित किया गया। ये आज हमारे बीच पहुंचे मंत्री जी, उन्होंने बेखूबी सारी जनता को बताया कि उस टाइम के कांग्रेस ने कैसे अत्याचार सहे थे, अत्याचार कहे थे पब्लिक के ऊपर। आज पब्लिक सभी यहाँ पहुंची है, उनके जो परिवार थे उनको सम्मानित भी किया हमने। मेरा नाम नविता तंवर है, मैं केशव मंडल अध्यक्ष हूँ। आपातकाल जो हुआ वो बहुत ही गलत था। इतनी यातनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने सहन करी है, आज हमने देखा कि एक 90 साल के बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं और जो यातना झेल के आए कि उन लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई कि वो आज अगर हम उसको उस बात को सोचते भी हैं तो हमारी रूह कांपती है कि आज की जनरेशन को ये सब पता होना चाहिए कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने यातना सहन कर और आपातकाल को बर्दाश्त किया। अगर मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी की बात करूं, उन्होंने आज अपने पिताजी के बारे में जो उनके परिवार से 4 लोग वहां पर गए, जेल काटी उन लोगों ने, तो वो बड़ी एक दुखदायक कहानी थी कि कैसे कैसे कि दिन 4 महीने तक लगातार वो दाल खा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही दर्दनाक है। ये जो इमरजेंसी 25 जून 1975 में जो लगाई थी, तकरीबन 1977 तक, यानी 19 महीने, 19 या 21 महीने के आसपास ये चली। भारत में जो आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962 में और 1975 में, 1977 में। भिवानी के डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी ने प्रेस वार्ता में मीडिया पर्सन को बताया कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारत सरकार के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के संबंध में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी किया है। यह नंबर 24/7 नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। सूचना देने के कुछ ही देर में संबंधित या नजदीकी पुलिस थाना एवं स्पेशल टीम कार्रवाई करेंगी। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सूचना दे सकता है। डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी ने कहा कि मानस हेल्पलाइन नंबर पर की गई शिकायत के तहत अब मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जिसे बचाना हम सब का कर्तव्य है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की सूचना दे सकता है। सूचना व शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखे तो एनसीबी द्वारा जारी नशे संबंधित टोल फ्री नंबर 1933 और हरियाणा एनसीबी के टोल फ्री नंबर पर सूचना दें, ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। देखिए, 26 जून 2025 जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो बेसिकली
26 जून जो है वो नशे के खिलाफ इंटरनेशनल डे है, तो उस पर भिवानी पुलिस द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय आईजीपी साहब श्री वाई पूरण कुमार जी आईपीएस इस दौड़ को फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये हमारी एक तरह की अवेयरनेस भी है, और हम सम्मानित भी करेंगे उन लोगों को, सरपंचों को या पब्लिक के जो लोग हैं जिन्होंने नशे के खिलाफ, नशे को ख़त्म करने की ओर प्रयास किया है और इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। यह प्रोग्राम हमारा कल 26 जून को लगभग 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे शुरू होगा, जो जिस समय हाँ सुबह 5 बजे शुरू होगा, जिसमें असेंबली टाइम है। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ चलेंगी, जैसे सॉन्ग्स और इस तरह के जो अन्य प्रोग्राम हैं, छोटे मोटे स्पोर्ट्स। और 6 बजे लगभग आईजी साहब द्वारा इस दौड़ को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसमें जो युवा हैं उनके लिए यह 5 किलोमीटर की दौड़ है, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी ये 3 किलोमीटर की है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की ये दौड़ है। इसके अलावा जो हमारे सरपंचेस हैं, जिनके जैसे हमारे 306 के लगभग गांव हैं, और जिसमें से कई गांवों ने बहुत अच्छा काम करते हुए और अपने ये हमें इंश्योर किया है और सर्वे के थ्रू यह है कि उन गांवों में नशा नहीं है। तो ऐसे गांवों को हमारे द्वारा जो सरपंचों को और जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, उनको हम सम्मानित करेंगे। डीजीपी साहब के निर्देश पर, एसपी साहब के निर्देश पर, तो जन सहयोग की अपेक्षा जितना हमें उम्मीद उतना सहयोग हमें कम मिला। लेकिन अब जैसा कल हमारा आयोजन आप देखेंगे कितनी हमारी समाज सेवी संस्थाएं जो शहर से जुड़ी हुई हैं और लगातार हमारा सहयोग कर रही है। तो जो हमारा जन सहयोग था उसमें काफ़ी एक पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी हुई। सूचनाएं हमारे पास जो 20-30% आती है वो 80-85% सूचनाएं हमारे पास आ गई। और जो जानकारी देने का है कि हमारा टोल फ्री नंबर हरियाणा पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा जारी किया गया है 90-508 91-508 91-508 ये केवल नशे के विरुद्ध जो हमारे पास शिकायतें आती हैं वो टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति इससे जो सूचना देगा उसकी हर प्रकार की जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उससे तुरंत देखेंगे। गांव पालुआ स्थित केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से रोडवेज बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर अभिभावकों ने इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय का रुख किया तथा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बच्चों को स्कूल आने जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए बस सेवा तुरंत शुरू की जाए। सुनील सोनी ने बताया कि शहर की सेक्टर 13, 23, राजीव कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शांति नगर, खड़खड़ी मोड़ स्थित शहर की दर्जन कॉलोनियों से बच्चे पिछले कई वर्षों से हरियाणा रोडवेज बस द्वारा ही केंद्रीय विद्यालय में आ जा रहे थे, लेकिन बीते दिन रोडवेज जीएम द्वारा रोडवेज बस को बंद कर दिया गया। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि स्कूल जाने के लिए बस सुविधा न होने के कारण पिछले 2 दिनों से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय शहर से दूरी पर स्थित है, जिससे छोटे बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए निजी साधनों की व्यवस्था करना हर परिवार के लिए संभव नहीं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। रामकृष्ण शर्मा सहित अन्य अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए पालुआ स्थित केंद्रीय विद्यालय के लिए शहर व आसपास के क्षेत्रों में रोडवेज बस सेवा शीघ्र सुचारू की जाए, जिससे छात्र छात्राओं को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा मिल सके। इस मौके पर उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ये बसें जल्द सुचारू कर दी जाएंगी। मैं सुनील सोनी भिवानी से केंद्रीय विद्यालय में जो बस जाती थी हरियाणा रोडवेज की, जीएम साहब ने वो पीछे बंद कर दी गई थी। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट लगाई थी पीछे, डीसी साहब के आदेश की वजह से पीछे बस चालू हो गई थी दोबारा। अब दोबारा बस को बंद कर दिया गया है। हम सभी अभिभावकगण और स्टूडेंट मिलकर डीसी साहब से प्रार्थना करने आए हैं कि बस को सुचारू रूप से दोबारा चलाया जाए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। ये बस सर्कुलर रोड पे चलती थी, एक सेक्टर की तरफ से, एक पूरे सर्कुलर रोड की तरफ से 2 चलती थी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई
संख्या ज़्यादा है। स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो आपसे निवेदन है डीसी साहब, ताकि 1-2 बस और बढ़ाई जाए ताकि छात्रों को सुविधा हो सके। विनोद कुमार प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 25 से। तो ये आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं केंद्रीय विद्यालय की बस के लिए। जब से केंद्रीय विद्यालय स्कूल बस बना है भिवानी शहर में, तब से सरकारी बसें 2 बसें बच्चों को स्कूल ले जा रही है, क्योंकि ये पब्लिक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को सुबह भी ले जाते हैं और शाम को भी छोड़ते हैं, क्योंकि शहर से दूरी स्कूल की इतनी है कि अगर हम ऑटो में बच्चों को भेजें तो हमें 3 ऑटो बदलने पड़ेंगे और 3 ऑटो में भी टाइम से बच्चे नहीं पहुंचेंगे। इतना अभिभावक जो वहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, गरीब अभिभावक है, वो खर्चा वहन नहीं कर सकते। और दूसरा, टाइम से एक टेम्पो बदलो, फिर दोबारा बदलो, फिर 13 बदलो, तो बच्चे वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो प्रशासन से ये मांगा, इन्होंने पीछे भी बस बंद कर दी थी, तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बस बंद कर दी उसको आप सुचारू रूप से चालू करवाए। तो उन्होंने जीएम साहब को बोला था कि यहाँ जो बस चल रही है वो सुचारू रूप से चले और बच्चे सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सके। मगर अब पता नहीं, छुट्टियां खत्म होते ही फिर दोबारा से बस बंद कर दी। तो ये खेल तो बंद करे और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, बस चालू करे। सरकार कहती है कि ये प्राइवेट जो स्कूल है उनकी बसें को चेक करो, वो ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ सरकार सरकारी स्कूल की बसें बंद कर रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रही है या बच्चों को पढ़ाई बंद करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो कि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जा रहे हैं, आज से 4 साल से बसें वहाँ पे सुचारू रूप से पहले भी चल रही हैं और अब अचानक से हमारी बसें बंद कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं, इसलिए हमारी गुजारिश है डीसी साहब से कि कृपया करके हमारे बच्चों की बस वापस लगाई जाए, क्योंकि इतनी दूर ना तो हम हमारे बच्चों को ऑटो में भेज सकते हैं, ऑटो भी हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। कैसे भी इतना लंबा रास्ता है, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी, अगर बच्चों को भेजते हैं तो ऑटो में मायने 1 घंटा लगेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कृपया करके हमारी बस को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। ये केंद्रीय स्कूल के बच्चे और स्टाफ यहाँ जिला उपायुक्त महोदय के पास आए थे और ये जो बस चलती थी पहले, बच्चों को ले जाती थी, अध्यापकों को ले जाती थी, वो सरकार ने बंद कर दी। तो ये मांग करने आए हैं और हम भी ये कहना चाहते हैं कि ये बस सुविधा बंद नहीं करनी चाहिए, इन बच्चों के लिए लगानी चाहिए। जब रोडवेज की 90-90, 100 बसें कबीर जयंती, धन्ना जाट जयंती और हमारे जो परशुराम जयंती और योग के लिए 90-90, 100 बसें जाती हैं, तब घाटा नहीं होता। क्या इन बच्चों की 2 बसों से घाटा हो जाएगा? ये सरकार का, प्रशासन का निर्णय गलत है। वो बसें लगानी चाहिए, बच्चों को सुविधा और अध्यापकों को सुविधा। केंद्रीय विद्यालय है, बच्चे गरीब घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मैं यहाँ के एमएलए साहब से भी, एमपी साहब से भी, मंत्री से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस बस को तुरंत लगाया जाए। इन बच्चों को बहुत असुविधा होती है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है। भिवानी के लोग डरे हुए हैं कि 10 मिनट की बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। मानसून की बरसात से तो शहर तालाब बन जाएगा। ऐसे में एक बड़ा खतरा शहर की सड़कों और गलियों में खुली पड़ी बिजली की तारों और खुले बिजली के मीटरों से है। जगह जगह लटके बिजली के तार और खुले पड़े मीटर हादसों को भी खुला न्योता दे रहे हैं। हालात यह है कि शहर के मुख्य मार्गों और बाजार से आसपास बिजली के पोल पर लगे हुए बिजली मीटर खुले पड़े हुए हैं। बारिश के मौसम में जरा से जल भराव से यहाँ बड़े हादसे होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि पिछले काफी समय से यह समस्या चली आ रही है और मानसून के दिनों में कई बार इस समस्या से बड़े हादसे भी घटित हो चुके हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि हर महीने बिजली विभाग की तरफ से बिजली बॉक्स की रीडिंग कराई जाती है, तो ऐसे में विभाग इस बात से मना भी नहीं कर सकता कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। घंटाघर व्यापार मंडल के प्रधान अतुल रोहिला ने बताया कि मानसून का सीजन चल रहा है, 2 से 3 बरसात हो चुकी हैं। ऐसे में मार्केट में पानी का जमाव हो जाता है, लेकिन यहाँ बिजली मीटर में ना तो बॉक्स की सुविधा है, जो है वो टूटे हुए हैं। बारिश के मौसम में किसी अनजान व्यक्ति या बेसहारा पशुओं के छूने मात्र से बड़ी घटना होने का अंदेशा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो मीटर नीचे लगे हुए हैं उन्हें सुविधा अनुसार थोड़ा ऊपर करके लगाया जाए, ताकि किसी भी घटना के होने से बचाव हो सके। मेरा नाम अतुल कुमार है जी, मैं घंटाघर मार्केट व्यापार मंडल का प्रधान हूँ। अभी मानसून का समय है, बस आने ही वाला है, समझ लो आ ही चुका है। बारिश भी हो चुकी है 2-3। अब जैसे कि देखा जा सकता है, ज़्यादा बारिश आने से
बरसात का पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। अब ये जैसे हमारे ये मीटर है, ये लगे हुए हैं व्यापारी भाइयों के, ना इनकी कोई बॉक्स की सुविधा, सारे टूटे हुए हैं। अगर भाई किसी अनजान आदमी का हाथ लग जाए, पशु भाई जो बेसहारा पशु है, आवारा घूमते हैं, उनका भी हाथ भाई छू जाए तो करंट लगने से भाई कोई भी हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को चाहिए कि भाई इनको ठीक करवाया जाए। और जो मीटर बॉक्स नीचे लगे हुए हैं, कई जगह है, सराय चौपटा में भी है, काफ़ी जगह है जो नीचे लगे हुए हैं, और भाई उनको थोड़ा सा ऊपर करके लगाया जाए सुविधा के साथ, कि न कि किसी के साथ कोई हादसा होए। अब शायद हमारा प्रशासन कुछ ऐसा है, मैंने कई विभागों में देखा है, शायद कुछ हादसा होने का इंतजार करते हैं भाई, फिर बाद में और फिर इनको ठीक करते हैं। क्यों नहीं इससे पहले ही ठीक किया जाए? हो सकती है, पर बाकी बिजली घर वाले लापरवाही करते हैं। मीटर वाले आते हैं, वो देख कर चले जाते हैं, बिल महीने के महीने दे देते हैं। अब बारिश का मौसम है, ये मीटर खुले पड़े हैं। मेरा विजय कुमार है। स्थानीय प्रशासन ने यानी कि पोलों के ऊपर खुले मीटर छोड़ रखे हैं और ये दुर्घटना का यानी कि न्योता दे रहे हैं। किसी टाइम भी यहाँ पे कोई वारदात हो सकती है, और वारदात होने के बाद ही प्रशासन जागेगा। उससे पहले अगर वारदात होने से पहले जाग जाए तो सरकार की बहुत मेहरबानी होगी। बारिश का मौसम है, किसी टाइम भी यानी कि ये संकट आ सकता है। कितने समय से खुली हुई? ये 1.5-2 साल हो गए, 3 साल हो गए इनको लगाए, 1.5-2 साल हो गए ओपन पड़े हैं। कोई कहाँ लटक रहा है, कोई कहाँ लटक रहा है। सरकार यानी कि देखने के, जब तक हादसा नहीं होता इनकी यानी कि कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेंगी। इससे पहले एक तो कृष्णा कॉलोनी हो चुका है, शिशु भारती हाई स्कूल के बाद एक शास्त्री पार्क के कॉर्नर पर हुआ। बरसात की वजह से यानी कि खंबे के अंदर करंट आ गया था, वो खागड़ ने इत्तेफाक से यानी कि उसको मुंह लगाते एट द स्पॉट भर गया है। और प्रशासन से दरखास्त है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिजली का बिल ले जाते हैं, काट देते हैं, फिर चले जाते हैं खुले छोड़ करके। ये आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो शहर का जो मेन चौक है, जिसको हरदा बोलते हैं, भिवानी शहर का घंटाघर चौक। इस चौक की आप दुर्दशा देख सकते हो, सारा चौक टूटा पड़ा है। और सबसे बड़ी दर्द की बात यह है कि इस मेन चौक पे ये पिलर है, इस पिलर पे ये जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर गरीब बच्चे जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, वो कई बार यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है, और आज तक प्रशासन ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप जो है इस तरीके के कार्य को जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए, ताकि आम जन की कोई भी अनहोनी होए उसको पहले सचेत किया जाए, ताकि जो है हमारे शहर की व्यवस्था ठीक रहे। विश्व रक्तदाता दिवस के पखवाड़े के अंतर्गत स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में 30 बार स्वैच्छिक रक्तदान कर चुके युवा रक्तदाता मोहिन खान को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने युवा रक्तदाता मोहिन खान के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि मोहिन जैसे युवाओं की बदौलत ही आज अनेक जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवनदायी रक्त मिल पाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे भी नियमित रूप से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। उन्होंने कहा कि मोहिन खान जैसे समर्पित रक्तदाताओं की प्रेरणादायक कहानियां न सिर्फ समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, बल्कि दूसरों को भी इस पुनीत कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मौके पर युवा रक्तदाता मोहिन खान ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार रक्तदान किया तो उन्हें न केवल मानसिक तौर पर शांति मिली, बल्कि शारीरिक तौर पर भी उन्होंने स्वयं को स्वस्थ महसूस किया। जिसके बाद उन्होंने रक्तदान की मुहिम को अपना लिया तथा समय समय पर रक्तदान जरूरतमंद मरीजों को बचाने की मुहिम में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में रक्तदान करना न सिर्फ एक सेवा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं और इस साल भी जो 14 तारीख से 27 जून तक हम कैंपेन वीक मना रहे हैं। इसमें कैंपेन वीक का मनाने का मकसद यही है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट करें। एक ब्लड डोनर जो होता है 4 जिंदगियां बताता है। हमारे भिवानी में आपके सहयोग से और एनजीओ के सहयोग से काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाता है और हमें बिना रिप्लेसमेंट के हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं हमारे जो बीटीओ हैं, हमारे पीएमओ हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं
उनको बधाई देता हूँ, जो आज उनको मोटिवेशन के लिए, बाकी तो बड़ा डोनेशन इस भाव से और निस्वार्थ से दिया जाता है, लेकिन उनको उत्साह के लिए सरकार के आदेश के अनुसार उनको हम सर्टिफिकेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। इसमें हमारे लगभग 30 के आसपास डोनर आए हुए हैं और ये जो डाटा है हमने 5 साल का लेकर उसके आधार पर सिलेक्ट किए हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर डोनेट करें। आज जो है हम सब यहाँ पर जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये कैंपेन जो है 14 जून से लेकर 27 जून के बीच में जो है हमारा मनाया जा रहा है। तो आज जो है हम इस ओकेजन पे हमने जो है जितने हमारे ब्लड डोनर्स हैं उनको बुला के सम्मानित करने का सोचा है। पिछले 5 साल के डाटा के हिसाब से हमारे सरकारी अस्पताल में जितना मैक्सिमम टाइम्स लोगों ने डोनेट करा है, उस हिसाब से हमने सेलेक्टिव जो है 10-11 महिलाएं और 20 एक पुरुष जो है इसके लिए हमने चिन्हित किए हैं और उनको आज हम सम्मान देके जो है बाकी सबको भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप सब भी उनकी तरह आकर रक्तदान करें और इस मुहिम से जुड़ें और लोगों की सहायता करें। जैसा हम सबको पता है कि रक्त जो है रिप्लेस नहीं हो सकता, तो हम एक दूसरे को दान के सहारे ही जो है इससे हम अपनी एक दूसरे की जिंदगी भी बचा सकते हैं और इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। भिवानी की तहसील बवानी खेड़ा के गांव जमालपुर में पीने के लिए दूषित पानी की सप्लाई व पानी की एक सप्ताह एक सप्लाई न आने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने जल घर को ताला जड़ दिया। सूचना मिलते ही जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ जय सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों ने एसडीओ के आश्वासन पर जल घर का ताला खोला। गांव के सरपंच भूप सिंह ने बताया कि गांव में 4 जलघर मौजूद हैं, सभी में भरपूर मात्रा में पानी है। इसके बावजूद कीमैन द्वारा ट्यूबवेल के पानी की सप्लाई की जाती है जो पीने योग्य नहीं है। गांव जमालपुर के सरपंच भूप सिंह ने बताया कि कर्मचारी से कई बार आग्रह किया गया कि पहले जल घर का साफ पानी छोड़ा जाए और जब उसमें कमी हो तो ट्यूबवेल का पानी मिलाया जाए, लेकिन कर्मचारी अपनी मर्जी पर अड़ा रहा। जब समस्या से राहत नहीं मिली तो आक्रोशित ग्रामीणों ने जल घर को ताला जड़ दिया। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ जय सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत सुनी। इस दौरान ग्रामीण कर्मचारी के तुरंत स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे। एसडीओ जय सिंह ने बताया कि पानी सप्लाई की समस्या पुराने डिजाइन और समय सारिणी के कारण उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल चलाने का उद्देश्य पानी की नियमित आपूर्ति बनाए रखना है। थोड़ा सा गांव वाला क्या है, सप्लाई की थोड़ी लेटिंग चल रही है। लेट होने की वजह से गांव वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। कुछ न भ्रमित कर दिया था लोगों ने, भाई सरपंचों ने पानी बंद करवा दिया। वो आपसी में मतभेद की वजह से गाँव वाले ने वाटर वर्क्स का ताला लगाया था। अभी मौके पर एसडीओ साहब आ रहे हैं, गाँव के मुखिया आदमी आ रहे हैं। आने के बाद में बातचीत से समस्या को हल कर दिया गया है। तो अधिकारी को किन किन समस्याओं से अवगत करा गया? ये पानी में जिस तरह थोड़ा बहुत कमी थी, वो पानी के बारे में, कुछ मशीन के बारे में, कुछ आपसी तालमेल था वो बिगड़ रहा था समय समय का, उसको बैठ के न डिसाइड करके न पूरी तरह से सॉल्यूशन कर दिया गया है। क्या जो डिग्गी का ताला लगाया गया था खोल दिया गया? आपकी जो समस्या थी वो होगी? डिग्गी का ताला खोल दिया गया है, मौके पर है। सभी गाँव वासी अपने गाँव में वापस चले गए हैं। उनको विश्वास दिला दिया गया है भैया अब आपको पानी की पूर्ति कर दी जाएगी। मौके पर यहाँ वाटर वर्क्स के अधिकारी और अफसर मौके पे बैठे हैं, गांव के मौजूद आदमी मौके पे बैठे हैं। सर को संतुष्ट करके भेजा गया है। आगे भविष्य में इन्हें माना है भाई ऐसी गलती नहीं होने देंगे। कुछ नए सिरे से डिमांड भी हुई है कि भाई गाँव की संख्या ज़्यादा होगी, कुछ पानी की नए सिरे से डिमांड ये है कि कुछ मशीनें बदलने की बात है। साहब जी ने विश्वास दिलाया है आपको भाई कुछ मशीनें और मुहिम कराई जाएंगी और अपनी समस्या को पूरी तरह समस्या को सोल्व कर दिया जाएगा। बात है कोई आपस में कोई इश्यूज आ गए हैं तो उसका बातचीत से बैठ के समाधान किया जाएगा। इसके लिए मैंने गांव के दोनों सरपंच, मुखिया, गांव के सोनी जी और भी प्रमुख मौजूद आदमी सबको बुलाया है। सबको बैठ के सारी चीज़ों से अवगत करवाया है कि जो कर्मचारियों के और ग्रामीणों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मतभेद था कि भाई ग्रामीणों को पूर्ण रूप से जो है कि अपने नहरी पानी की सप्लाई दी जाए, उस विषय के बारे में थोड़ी सी ये आपस में भ्रांति पैदा हो गई थी कि भाई अकेले जल घर का पानी दिया जाए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जल घर जमालपुर व पूरे गांव की जो आबादी है वो 10,000 से ऊपर है और जो जल घर का डिज़ाइन है वो 24/8 के ऊपर है। पहले जो है 24 दिन बंदी रहती थी, 8 दिन नहर में पानी आता था। अब जो है 42 दिन बंदी है, 8 दिन पानी आ रहा है। तो जल घर जमालपुर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 24/8 के हिसाब से है और अब नहर की रोटेशन है वो 42/8 पे आ गई है। तो रोटेशन के हिसाब से स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए पीछे भी मेरे पास ये समस्या आई थी। गांव के मौजूद व्यक्तियों ने, सरपंच साहिबान ने, सब ने अवगत कराया था। उस विषय को देख के मैंने
सारी चीज़ों का मौका मुआयना करके निरीक्षण करके ये डिसाइड आउट किया कि भी जलघर जमालपुर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैंने पूरे गांव का सर्वे किया है, सरपंच साहिबान से रेजुलेशन लेके सुंदर नहर पे एक रॉ वाटर लिफ्ट लगा के यहाँ लिफ्टिंग स्टेशन से पानी ले आया जाएगा और जलघर के पुराने और जो 1975 से जलघर बना था उस टाइम के बने हुए जो टैंक हैं, जो कि थोड़ी सी उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी सही नहीं है, उनको हटा के उनकी जगह पे नए आरसीसी के टैंक जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वो बनाए जाएंगे। 2 टैंक बनाए जाएंगे, नए क्लियर वाटर बनाया जाएगा और पानी को साफ़ करने के लिए फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अपने जलघर जमालपुर के अंदर बनाया जाएगा। जलघर की सप्लाई की सारी जो मोटरें हैं, चारों पंपिंग मोटरें हैं, 2 क्लियर वाटर की, 2 रॉ वाटर की, वो मोटरें बदली जाएंगी। गांव के अंदर बैलेंस जो पाइपलाइन है वो भी बदली जाएगी। इन सारे का जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है लगभग 20.5 करोड़ का बना के हरियाणा सरकार को हमारी तरफ से विभाग को भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी विभाग के उच्च अधिकारियों से तकनीकी अप्रूवल मिलने के बाद में, अनुमति मिलने के बाद में जो है वो सरकार को एडमिन अप्रूवल प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, टेंडर अलाट होने के बाद में लगभग 550 दिन के अंदर जो है टेंडर अलाट होने के बाद 550 दिन के अंदर ये काम पूरा करके जलघर को नवीनीकरण व सुधारीकरण करके आसपास के एरिया सबसे बेस्ट जलघर जमालपुर का आकार दिया जाएगा। उसके बाद में पूरे गांव को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि पूरा काम जब हो जाएगा, सारी यूनिट्स तैयार हो जाएंगी, उसके बाद में जलघर जमालपुर में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और अब चलते चलते विश्व मौसम संगठन की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट चिंताजनक और चौंकाने वाली है, जिसके मुताबिक एशिया का तापमान वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा है और पिछला साल एशिया के इतिहास के सबसे गर्म या दूसरे सबसे गर्म वर्षों में एक रहा। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 1961 से 1990 और 1991 से 2024 की 2 प्रमुख अवधि में इस महाद्वीप की धरती और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुए। वर्ष 2024 में एशिया का औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। एशिया सबसे बड़ा महादेश तो है ही, जहां दुनिया की 60% आबादी रहती है। आर्कटिक तक फैले होने के कारण इसकी जलवायु संवेदनशीलता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एशिया के पिछले वर्ष की इस जलवायु स्थित रिपोर्ट में सतह के तापमान, ग्लेशियर, द्रव्यमान और समुद्र जल जैसे प्रमुख जलवायु संकेतकों में बदलावों का रेखांकित किया गया है, जिसका क्षेत्र के समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और पारिस्थितिक तंत्रों पर असर पड़ गया है। बढ़ते तापमान के कारण ही पिछले साल एशिया से कई हिस्से में भीषण गर्मी और लू का कहर दर्ज किया गया। अप्रैल से नवंबर के बीच पूर्व एशिया में लू ने जनजीवन को बुरी तरह त्रस्त कर दिया था, तो जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में महीनों तक तापमान बहुत अधिक बना रहा। चीन में सूखे में लाखों लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई, जबकि भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक के करीब 48,000 मामले सामने आए और लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट कहती है कि सर्दी में बर्फबारी में कमी और गर्मी में उच्च तापमान के कारण एशिया के हिमनद बुरी तरह प्रभावित हुए। बर्फ की कमी से हिमनदों की कगार टूटने और बाढ़, भूस्खलन जैसे आपदाओं की खतरा बढ़ गया है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने मनाया काला दिवस। नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनसीबी का बड़ा कदम, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। केंद्रीय विद्यालय में बस सेवा बंद होने से नाराज अभिभावकों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। बारिश के मौसम में खुले पड़े तार बने खतरा। तीस बार रक्तदान कर चुके मोहिन खान को सीएमओ ने किया सम्मानित। दूषित पानी सप्लाई को लेकर जमालपुर के ग्रामीणों में रोष, जलघर को जड़ा ताला। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।